नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बी पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है सोशल एंथ्रोपोलॉजी उसको पढ़ रहे हैं और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से हमारा कॉलेज है जो एफिलेटेड है और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर है, उसी ने ही हमारा सिलेबस निर्धारित किया है। ये सिलेबस आप एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट की जो तैयारी होती है उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम, कि आपको किस क्लास में किस सब्जेक्ट के किस पेपर में क्या पढ़ना है, और वो सिलेबस हमारा यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है। इसके बाद में उस परीक्षा का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसके बाद में पिछले सालों में जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनको देखना है। उसके आधार पर आपको समझना है कि परीक्षाओं में किस तरह के सवाल आते हैं। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कम पुस्तकें लेकिन अच्छी पुस्तकों से आपको उस सब्जेक्ट के पेपर को तैयार करना होता है, पढ़ना होता है, और फिर एग्ज़ाम में अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना होता है। यही हमारे एकेडमिक ईयर का एक सार होता है, एक प्रोसीजर है जो यूनिवर्सिटी ने तय कर रखी है। उसी क्रम में आज हम बीए पार्ट थर्ड का जो ये पेपर सेकंड है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र, उसमें 2020 में जो परीक्षा हुई थी उस पेपर को हमें डिस्कस करना है। इस डिस्कशन से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये स्टूडेंट्स जो हमें ध्यान में रखनी है कि अभी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है और भारत से ही पूरी दुनिया में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर रखना है। और राज्य सरकार और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार अभी कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और ये जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये उसी क्रम में एक नवाचार है, एक इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग टूल है जिसके माध्यम से आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस को कंटिन्यू किया जा रहा है। जो टीचिंग है और लर्निंग है वो इस ऑनलाइन मॉड्यूल पर शिफ्ट की गई है और आप और हम आपस में इस वर्चुअल मोड से पढ़ाई कर रहे हैं। और समय और परिस्थितियों के मद्देनज़र यही एक विकल्प हमारे सामने था और इसका फ़ायदा भी हमें मिल रहा है। हम अपनी एकेडमिक जो प्रोग्रेस है और जो एकेडमिक हमारा जो सेशन है उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो इसी क्रम में ये एक नवाचार किया गया है और हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और इस तरह की ये वीडियोज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बनाकर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। वो इसीलिए है कि हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अभी ये नहीं मान लेना है कि कोरोना संक्रमण समाप्त हो गया है। अभी भी केसेस मिल रहे हैं और हमें पूरी सावधानी रखनी है। जैसा कि पहले की वीडियोज़ में भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आपको भारत सरकार राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, मास्क का रेगुलर यूज करना है, मास्क भी अच्छी क्वालिटी का, और नियमित रूप से साबुन से सैनिटाइज़र से हाथ धोने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको समय पर अपना टीकाकरण करवा लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अब बात आती है हमारी पढ़ाई की। तो आज ये जो टॉपिक है इस पर डिस्कशन हम करने जा रहे हैं कि 2020 का जो पेपर है उसमें किस तरह के सवाल आए हैं। ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि 2021 की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो शीघ्र ही होने वाली है और
2020 में किस तरह के प्रश्न आए हैं, 19 में किस तरह के प्रश्न आए हैं, 2018 में किस तरह के प्रश्न आए हैं, ये जानकारी हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। 2018 और 2019 के पेपर से संबंधित वीडियोस बनाकर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बनाकर व्हाट्सएप पर आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उनको देखा होगा, समझा होगा और उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। उसी क्रम में आज हम 2020 का जो पेपर है, जो पिछले साल कोरोना के बाद, संक्रमण के बाद में जब वापस कॉलेजेस ऑनलाइन मोड पर शुरू हुई पढ़ाई, उसके उस समय हुआ था ये पेपर। और केवल फाइनल ईयर की जो क्लासेस हैं उन्हीं के लिए एग्ज़ाम हुई थी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं और पीजी प्रीवियस है, उनको प्रमोट किया गया था। तो आज हमारा डिस्कशन का मुख्य पॉइंट ये है। उस डिस्कशन से पहले दो इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने दो शानदार यूट्यूब चैनल तैयार किए हैं और उन पर रेगुलर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। उनमें एक ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल है। गूगल पर, यूट्यूब पर आप ज्ञानसुधा लिखकर इसको सर्च कर सकते हैं। इसमें आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस हैं, करियर से संबंधित गाइडेंस है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित एकेडमिक वीडियोस हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। आपको ज्ञानसुधा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और नियमित रूप से इस पर जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनको देखना चाहिए। जो यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं और जो इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी वीडियोस हैं जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए गाइड करते हैं और आपके करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकते हैं और सही समय पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जो आपका बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए इस ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल का लाभ उठाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक ज्ञानदूत यूट्यूब चैनल भी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा तैयार किया गया है और इस पर राजस्थान की कॉलेजेस के जो सब्जेक्ट्स के विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं, उनके सब्जेक्ट बेस्ड क्वालिटेटिव एकेडमिक लाइव सेशंस प्रसारित किए जा रहे हैं, जो बेसिकली यूट्यूब जूम प्लेटफॉर्म पर होते हैं और उनको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। इसमें यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट हैं वो सब्जेक्ट बेस्ड वीडियो यानी लाइव कक्षाएं लेते हैं और उनको यूट्यूब पर भी लाइव किया जाता है और यूट्यूब पर वो अवेलेबल भी है। आप बाद में भी उनको देख सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका, जैसे आप इस ज्ञानदूत यूट्यूब चैनल को गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं, ये मिल जाता है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में इसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपके सब्जेक्ट बेस्ड वीडियोज़ है जो आपके काम के, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की जो नई नई चीज़ें हैं उनको जानना भी ज़रूरी है और उनका लाभ उठाना भी ज़रूरी है। हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार नई नई चीज़ों को अपनाना पड़ता है और लाइफ में और करियर में दोनों में प्रगति का यही एक सूत्र है कि हमें समय परिस्थिति के अनुसार अपने को अपडेट रखना होता है, अपने नॉलेज को बढ़ाना होता है, कठिन परिश्रम करना होता है, अनुशासन में रहना होता है और बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से पढ़ाई करनी होती है। एकेडमिक पढ़ाई हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से होती है और उन्हीं बिंदुओं को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इन दो चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और इनको सब्सक्राइब करना है। ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए शानदार गाइडेंस उपलब्ध कराता है और मैं समझता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ से रेगुलर जुड़ा रहता है तो वो अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकता, ट्रैक से नहीं हट सकता और उसकी सफलता निश्चित है। इसी तरह ज्ञानदूत यूट्यूब चैनल हो, आपको सब्जेक्ट का जो नॉलेज है
उसे एनरिच करता है, उसका संवर्धन करता है और उसकी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और जानकारी प्रदान करता है। इसलिए ये भी बहुत लाभदायक है आपके लिए। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो स्लाइड्स है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ामिनेशन को लेकर। एक एग्ज़ामिनेशन टाइम पर होता है कि सभी स्टूडेंट्स अच्छी पुस्तकों से पढ़ते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं कि एग्ज़ाम में हम बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाते। उसके कुछ कारण होते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान रखने योग्य बिंदु जो परीक्षा से संबंधित हैं और परीक्षा में आपके प्रदर्शन को दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आज का युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है और यहाँ आपको दूसरों से बेहतर बनना होता है, दूसरों से बेहतर अपने आप को साबित करना होता है विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर, और वही आपके करियर के लाइफ की सक्सेस को निर्धारित करता है। तो परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका हमें हमेशा ध्यान रखना है। चाहे एकेडमिक पढ़ाई हो, यानी कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूजी के क्लासेस में हैं या पीजी के क्लासेस में हैं, या फिर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है, आपके समय और संसाधनों की बचत होती है और परीक्षा के अंदर दूसरे स्टूडेंट्स से जिनके साथ आपका कम्पिटिशन है उनसे बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं आप। पहला बिंदु है कि आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और अच्छी बुक्स, ये बिल्कुल सही और पर्याप्त जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिस पेपर को पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप सामाजिक मानव शास्त्र को पढ़ रहे हैं, बी पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है समाजशास्त्र में, तो उसका सिलेबस क्या है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो सकता है। मार्केट में अगर ये नहीं मिलता है तो आप एमडीएस यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, जिससे कि हमारा कॉलेज जुड़ा हुआ है, जिसकी वेबसाइट है mdsuajmer.ac.in। यानी इस पर जाकर आप सिलेबस को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, यानी वो टॉपिक जो हमें इस पेपर में पढ़ने हैं या किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें पढ़ने हैं, तो सिलेबस बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि ये सिलेबस है हमारा, ये पाठ्यक्रम है, ये टॉपिक है, इनको हमें पढ़ना है। दूसरा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है आपका। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पर आधारित है या सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर ने जो एग्ज़ाम पैटर्न तय किया है उसके 3 भाग हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी भाग ए, ब और स। भाग ए, उसमें 10 प्रश्न होते हैं, वो अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है और जो शब्द सीमा निर्धारित की गई है वह है 20 शब्द। तो ये भाग ए है और भाग ब है, उसमें इंटरनल चॉइस के साथ आपको 5 प्रश्न करने होते हैं, यानी कि कुल 10 प्रश्न होते हैं, उनमें से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का है और इसके लिए जो शब्द सीमा निर्धारित है वो 50 वर्ड्स हैं। और भाग से उसमें आपका सिलेबस है वो 3 यूनिट में बांटा गया है। हर यूनिट से 2 प्रश्न होते हैं, यानी कि कुल 6 प्रश्न होते हैं और उनमें से आपको 3 प्रश्न करने होते हैं और उनके लिए 20 अंक निर्धारित है और जो शब्द सीमा है वो 400 शब्द है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उनकी भी जानकारी होनी चाहिए कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जैसे उदाहरण के लिए RAS की अगर आप तैयारी करें तो RAS का सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो, और प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें किस तरह के सवाल आए हैं और उसके लिए स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी की बुक्स कौन सी हैं। इसी तरह सिविल सर्विसेज के लिए ये बात लागू होती है। तीसरा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, जो कि हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं अभी।
इसमें आपको कम से कम पिछले 2 या 3 सालों के प्रश्न पत्रों को अच्छी तरह देखना होता है, समझना होता है, उसके आधार पर आपको अपनी तैयारी को एक दिशा देनी होती है। वैसे यूजी और पीजी लेवल पर आपको जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, और उसके बाद लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके आधार पर आपको अपनी तैयारी को थोड़ा व्यवस्थित और पिन पॉइंट बनाना होता है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और इन पर बड़े प्रश्न आ सकते हैं। ये आपके लिए मददगार सिद्ध होती है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि छोटे प्रश्न हैं वो किस तरह के आते हैं, और जो मध्यम प्रश्न हैं 50 शब्द में उत्तर लिखने वाले वो किस तरह के हैं, बड़ी जो प्रश्न हैं वो किन टॉपिक्स पर आते हैं, और आपको उनमें किस तरह की कठिनाई हो सकती है, आप उनका उत्तर दे सकते हैं नहीं। हो सके तो आपको 1-2 पेपर की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, उससे आपको एक उन कठिनाइयों का आइडिया हो जाता है, एक अभ्यास हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आप ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तो आप शुरू में गाड़ी को चलाकर देखते हैं हल्का फुल्का, तो आपको एक आइडिया होता है कि मुझे चलाने में ये कठिनाई होती है, इसमें ये ध्यान रखना होता है। तो हल्का फुल्का घर पर किसी गाड़ी को आप आगे पीछे लेते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो प्रीवियस पेपर्स को देखने से आपको समझ में आती हैं कि परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और मैं इनका इस तरह उत्तर लिख सकता हूँ, या मुझे इनका उत्तर लिखने में ये कठिनाई होती है। और तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का भी ध्यान रखना होता है। चौथा है महत्वपूर्ण बुक्स, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी होती है, लेकिन अच्छी पुस्तकों को पढ़ना होता है। आप भले ही एक पुस्तक पढ़ें लेकिन वो अच्छी हो। बहुत ज़्यादा पुस्तकों में उलझने से कई गुना बेहतर है कि कम और अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। तो अच्छी पुस्तक आप अपने टीचर्स से कंसल्ट करके, और हम आपके इस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी और क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को बताते हैं अच्छी पुस्तकों के बारे में, और उस अच्छी पुस्तक से पढ़ना होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है रीडिंग, यानी रेगुलर आपकी रीडिंग है वो रेगुलर होनी चाहिए। बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी नहीं करनी है, 1 या 2 अधिकतम। उन पुस्तकों को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है, या कोई टॉपिक कहीं किसी 1 या 2 पुस्तकों में नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी पुस्तकों से वो टॉपिक पढ़ने के लिए आप ला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। तीसरा है राइटिंग। अधिकांश स्टूडेंट्स हैं वो लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं और उससे परीक्षा में बहुत कठिनाई होती है, उनका अभ्यास छूट जाता है। वो पढ़ते बहुत हैं लेकिन लिखने का अभ्यास छूट जाने के कारण परीक्षा में जो निर्धारित समय होता है उसमें अपने उत्तर को बहुत अच्छी तरीके से संगठित और व्यवस्थित रूप में प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। वो जो बात पहले लिखनी होती है वो बाद में लिखते हैं, जो बाद में लिखनी चाहिए वो पहले लिख देते हैं, और एक सिस्टमेटिक तरीके से उत्तर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। वो ये होता है राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करने के कारण। तो यह भी बहुत ज़रूरी है। बहुत विशेष रूप से RAS है या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स है, उनमें स्टूडेंट्स को इसके कारण बहुत लॉस होता है कि वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम हॉल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की गलती करते हैं, वो जो छोटे प्रश्न हैं उनमें अधिक समय लगा देते हैं और बाद में जो बड़े प्रश्न हैं उनके लिए उनके पास समय कम बचता है और उससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्योंकि जो बड़ी प्रश्न हैं 3 वो 60 अंकों के हैं और उनका उत्तर 400 शब्दों में लिखना होता है आपको। और स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी करते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में करते हैं, कि जो निर्धारित शब्द सीमा उसका पालन नहीं करते। ये बहुत गलत है और इसके कारण उनका टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा से पहले घर पर पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1-2 पेपर आप सॉल्व करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके सवाल छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं, आप बिल्कुल निर्धारित समय में पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, उसका उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और ये प्रैक्टिस से आता है। और 5वीं महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो निर्धारित शब्द सीमा है उसका कठोरता से पालन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी। अगर 20 शब्द की शब्द सीमा निर्धारित है तो आपको 20 शब्द में ही उत्तर लिखना है।
हाँ, प्लस माइनस 4-5 शब्द तक मान्य है, लेकिन ये नहीं कि आप 20 शब्द वाले के लिए 50-60 शब्दों में उत्तर लिख रहे हैं, वो भी उचित नहीं है। इसी तरह 50 शब्द की जो वर्ड लिमिट निर्धारित है तो वहाँ 50 शब्द या प्लस माइनस 5-10 वर्ड्स तक चलता है। इसी तरह 400 वर्ड्स की वर्ड लिमिट निर्धारित की गई है तो वहाँ पर भी आपको 400 शब्द सीमा के लगभग ही रहना है। प्लस माइनस 40-50 शब्द तक मान्य है, लेकिन ये नहीं कि आप 400 शब्दों की जगह 600 शब्द, 700 शब्द या हज़ार शब्दों में उत्तर लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एग्जामिनर पर भी गलत प्रभाव डालता है, आपका समय भी अधिक खर्च होता है और आपको मार्क्स में भी लॉस होता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है, बिल्कुल पिन पॉइंट उत्तर लिखना है। और एक इसके से जुड़ी हुई बात है कि आपको जो परीक्षा में पूछा गया है उसी का ही उत्तर लिखना है। अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर अननेसेसरी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके उत्तर की गुणवत्ता को कमज़ोर करती है और एग्जामिनर पर गलत प्रभाव डालती है, आपको मार्क्स का लॉस होता है। आपको पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का के संस्थापक या फादर कौन है, तो आपको ये बताना है कि अगस्त कौन समाजशास्त्र के फादर हैं या जनक हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है, समाजशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है, इस तरह की अनावश्यक बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बात, एक और महत्वपूर्ण बात है, वह है कि जो हमारा उत्तर है उसका प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। और वो तरीका है कि परीक्षा में जब आप उत्तर लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आवश्यकता के अनुसार डायग्राम भी बनाने हैं। ज़रूरी नहीं हर प्रश्न में डायग्राम बनाने हैं, हर प्रश्न के उत्तर में डायग्राम बनाने हैं, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि बनाया जा सकता है तो वहाँ बना सकते हैं। ट्रायंगल बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। जैसे फैमिली का डायग्राम बनता है समाजशास्त्र में, हमने देखा है, फैमिली है, मैरिज है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कास्ट हैं, रिलीजन हैं, इसी तरह सोशल चेंज हैं। तो इसी तरह कार्ल मार्क्स का क्लास कन्फ्लिक्ट की थियोरी है, उनमें डायग्राम बनते हैं, तो आप डायग्राम बना सकते हैं। छोटे डायग्राम बनाइए जो आपके उत्तर को डिफरेंट बनाते हैं और उस उत्तर का सार एक डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट हो जाता हो। तो इस तरह के डायग्राम है आपके उत्तर को अलग बनाते हैं, आपको परीक्षा में दूसरे स्टूडेंट से अधिक अंक मिलते हैं। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको उत्तर पैराग्राफ बना कर लिखने हैं। ऐसे नहीं आप शुरू से लेकर लास्ट तक लिखते जाते हैं, पूरे पेज को भर देते हैं, कहीं पर भी कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको 3-4 लाइन के पैराग्राफ, फिर 1 लाइन छोड़ना, फिर 3-4 लाइन का पैराग्राफ, फिर 1 लाइन छोड़ना, इस तरह पैराग्राफ बनाकर उत्तर लिखना है। इसको पैराग्राफिक स्टाइल बोलते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिनका कि हमें ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, जिसमें हमें 2020 का जो एग्ज़ाम का पेपर है वो डिस्कस करना है, उससे पहले इन बातों को बताना ज़रूरी था। अब उस पेपर का डिस्कशन करते हैं। ये पेपर है जो BA पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2020 का, जो समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर है, सामाजिक मानवशास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। स्क्रीन पर तो इसमें आप स्लाइड में देख भी सकते हैं, भाग ए, भाग ब, भाग से। इसमें आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को समझ सकते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। भाग ए उसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, भाग ब उसके लिए भी 20 अंक निर्धारित है और भाग से उसके लिए 60 अंक निर्धारित हैं। अब ये सवाल है आपके सामने जो इस पेपर में आए हैं। पहला सवाल है संस्कृति को परिभाषित कीजिए, 2 अंक का प्रश्न है ये, और इसके लिए 20 शब्द की शब्द सीमा निर्धारित है। तो यहाँ आपको संस्कृति के सार रूप में जो परिभाषा है उसको लिखना है। इसी तरह दूसरा सवाल है जनजाति को परिभाषित कीजिए। यहाँ भी बिल्कुल एग्जैक्टली 20 या 25 शब्दों में आपको जनजाति को परिभाषित करना है, लेकिन इससे अधिक उत्तर नहीं लिखना है, यानी कि जो 20 शब्द की शब्द सीमा निर्धारित है उसी में ही उत्तर लिखना है आपको, उसका उल्लंघन नहीं करना है। प्लस माइनस 5-6 शब्द तक चलता है।
कभी कभी कुछ प्रश्नों की प्रकृति इस तरह की होती है कि बिल्कुल निर्धारित शब्द सीमा में एग्जैक्टली उसको लिखना संभव नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको उत्तर को लिखना नहीं है, लिखना है, लेकिन इस वर्ड लिमिट्स का आपको पालन करना है। प्लस माइनस 5-6 शब्द तक, 10 शब्द तक ये मान्य है, लेकिन ओवरऑल हमें इसका ध्यान रखना है। तीसरा सवाल है पैटर्न ऑफ कल्चर, पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। समाजशास्त्र में आपको ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिकों की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनको आपको अपने उत्तर में भी कोट करना होता है, और इस तरह के छोटे जो प्रश्न आते हैं उनमें भी उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली पूरे मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर आप सही उत्तर लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह 4 नंबर प्रश्न है आदिम अर्थव्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो आपको केवल 2 विशेषताएं लिखनी है। 5वां प्रश्न है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो यहाँ लेखक का नाम लिखना है। मातुली से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एविनकुलेट, तो आपको यहाँ ये बताना है कि ये एविनकुलेट मातुली क्या है। इसी तरह 7वां प्रश्न है व्हाट इज़ रिचुअल, अनुष्ठान क्या है, तो आपको ये बताना है कि अनुष्ठान क्या है। 8वां प्रश्न है बहिर्विवाह क्या है। 9वां प्रश्न है सागरी उन्मूलन अधिनियम 1961 के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको यहाँ 20 शब्द के अंदर ये बताना है कि ये कानून किसके बारे में है। और तो बिल्कुल सारगर्भित और पिन पॉइंट उत्तर लिखना है, और उसी के ही मार्क्स मिलते हैं आपको। अधिक लिखने से अधिक मार्क्स नहीं मिलते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि आप अगर अधिक लेते हैं तो अधिक मार्क्स मिलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है भूमि हस्तांतरण क्या है, व्हाट इज़ लैंड एलियनेशन। अब यहाँ पार्ट बी शुरू होता है, भाग बे, जिसका उत्तर 50 शब्दों में लिखना है, जिसमें 11वां प्रश्न है सामाजिक मानवशास्त्र के महत्व पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो यहाँ सामाजिक मानवशास्त्र का परिचय देते हुए उसमें किन टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है, उसका क्या महत्व है, इन चीज़ों को लिखकर आपको 50 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर समाहित करना है। 12वां प्रश्न है निकटाभिगमन पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, तो यहाँ आपको इसका उत्तर देना है। 13वां प्रश्न आदिम समाजों में काला जादू, सफेद जादू पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ बिल्कुल आपको 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट में रहते हुए अपना उत्तर लिखना है। 14वां प्रश्न है जनजातीय समाज में ऋणग्रस्तता की समस्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, तो यहाँ बिल्कुल आपको जनजातीय समाज की जो एक प्रमुख समस्या है ऋणग्रस्तता, इंडेटेडनेस, तो इस पर उत्तर लिखना है आपको। और 15वां प्रश्न राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, यानी सांस्कृतिक प्रसार पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये संस्कृति विकास का एक सिद्धांत है, तो आपको बिल्कुल 50 शब्द की शब्द सीमा के अंदर इसका उत्तर लिखना है। अगर आपने अच्छी पुस्तक से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई की है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए आसान होता है। कठिनाई उन्हीं को ही आती है जो व्यवस्थित और नियमित तरीके से पढ़ाई नहीं करते, अच्छी पुस्तकों से पढ़ते नहीं हैं। अगर आप अच्छी पुस्तकों से पढ़ते हैं, अनुशासित रहकर ईमानदारी से तैयार करते हैं, तो कोई भी प्रश्न है वो आपके लिए कठिन नहीं होता है। अब भाग 6 शुरू होता है। भाग 6 में आप जानते हैं कि इसके लिए 20 अंक निर्धारित है और वर्ड लिमिट 400 निर्धारित की हुई है। यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, भाग बे में भी इंटरनल चॉइस मिलती है, लेकिन इस पेपर में इंटरनल चॉइस नहीं दी हुई है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पार्ट सी है, उसमें 16वां प्रश्न है सामाजिक मानवशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध बताइए। तो सबसे पहले आपको सामाजिक मानवशास्त्र को परिभाषित करना है और फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसके संबंध को समझाना है। बिल्कुल पैराग्राफ बनाकर उत्तर लिखना है, डायग्राम भी बना सकते हैं तो वो भी बनाना है, और जो वर्ड लिमिट है 400 शब्द की उसका पालन करना है, और जो आपको पूछा गया है एग्जैक्टली उसका ही उत्तर लिखना है। दूसरी बहुत सारी चीज़ें आपको आ रही हैं, जानकारी में है, लेकिन उनको अनावश्यक रूप से उत्तर में समाहित नहीं करना है। अगर प्रश्न में पूछा गया है तो ही लिखना है। इसके साथ जो दूसरा इंटरनल चॉइस वाला प्रश्न है वो संस्कृति के प्रकार्यवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसी तरह 17वां प्रश्न है आदिम धर्म की उत्पत्ति के
आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इसी के साथ इंटरनल चॉइस में जनजातीय समाज में जीवन साथी के चुनाव के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण कीजिए। इसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं। तो इसका बिल्कुल 400 शब्द की शब्द सीमा प्लस माइनस 30-40 शब्द तक मान्य है। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न है, भारत में जनजातियों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर एक लेख लिखिए। और इसके साथ इंटरनल चॉइस में सवाल है कि भारत में जनजातीय आंदोलन पर एक लेख लिखिए। तो यहाँ पर लेख लिखिए का मतलब ये है कि ये जो जनजातीय आंदोलन है उन पर आपको एक ऐसे लिखना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। आपको पहले आंदोलन का परिचय देना है, फिर जनजातीय आंदोलन का परिचय देना है, फिर भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में बताना है, और फिर निष्कर्ष निकला है। इस तरह व्यवस्थित तरीके से उत्तर लिखना है, और जो वर्ड लिमिट है उसका पालन करना है। तो ये पेपर है आपका जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी, बी पार्ट थर्ड एग्ज़ामिनेशन 2020, उसमें समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर है उसका ये सामाजिक मानव शास्त्र उसका ही पेपर है जो हमने डिस्कस किया है। ये पेपर आपके लिए अत्यंत मददगार और उपयोगी सिद्ध होता है। इससे एक आइडिया, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बोध होता है आपको कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और मुझे इस तरह के प्रश्नों के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, समझना है, और मैं इनका इस तरह उत्तर लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का जो वीडियो था जिसमें हमने इस पर डिस्कस किया है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक और उपयोगी सिद्ध होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बातें भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो भी हमारे लिए उपयोगी हैं, ज़रूरी है। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो टेस्ट पेपर है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।